तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th गणित के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% पक्का आएगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन बहुपद नहीं है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए 3x² धन 7x ऋण 2, और ऑप्शन बी दिया गया है 2x धन 3, और ऑप्शन सी दिया गया है x² धन 3 कड़ी x धन 2, और ऑप्शन डी दिया गया है x² ऋण 1/2x धन 3। तो इनमें से कौन सा व्यंजन बहुपद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद के चार का घात कैसा होता है, तो बहुपद के चार का घात हमेशा धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक। और यहाँ पे हमें ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है? ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कड़ी x। तो कड़ी का मतलब क्या होता है? कड़ी का मतलब 1/2 घात, ठीक है ना, घात का 1/2। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? x का घात 1/2, जो कि कैसा है? धन पूर्णांक होगा क्या? नहीं होगा। इस कारण क्या हो जाएगा? इस कारण ऑप्शन सी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुपद? चूंकि बहुपद के चार का घात हमेशा धन पूर्णांक होता है, और ये धन पूर्णांक है क्या? कड़ी नहीं है। तो इस वजह से हमारे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, x² धन 3 कड़ी x धन 2 बहुपद नहीं है। और ये सभी के सभी बहुपद होंगे फ्रेंड। क्यों बहुपद होंगे? क्योंकि इन सभी में क्या है? चर का घात जो है धन पूर्णांक है फ्रेंड। इसमें x का घात 2 है, इसमें x का घात 1 है, इसमें x का घात 1 है, इसमें भी क्या है? x का घात 2, और इसमें क्या है? x का घात 1/2 है, जो कि धन पूर्णांक नहीं है। इस कारण ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 हमें दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 का मान होगा। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी टेन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 का मान क्या होता है फ्रेंड? तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 का मान कॉट स्क्वायर थीटा होता है फ्रेंड्स, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपके बुक में फ्रेंड्स स्क्वायर यानी कि घात 2 वाले सिर्फ 3 ही सूत्र हैं फ्रेंड। कितने सूत्र हैं? 3। वो कौन कौन से? तो आइए उसे जान लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक होता है फ्रेंड्स साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड। एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फ्रेंड। और उसी प्रकार एक सूत्र और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है फ्रेंड। ये सिर्फ स्क्वायर वाले 3 ही सूत्र हैं, यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं 1-2 मार्क्स वाले। तो देखो यहाँ से क्या क्या कर देता है, कभी कभी आपको स्क्वायर वाले में साइन को रहने देगा, इस कॉस को पक्षांतर कर देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से, यानी कि सूत्र तो एक ही है, लेकिन इसी से क्या होंगे? और सूत्र बनते हैं। फिर हम कॉस का ज्ञात करना चाहेंगे तो साइन को पक्षांतर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा? दूसरे सूत्र में, जो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो इसमें कभी कभी हमें टेन से कब पूछा जाएगा, तो इस एक को पक्षांतर कर देंगे फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1। और उसी प्रकार देखो ये थर्ड कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस एक को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर में क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये यही सूत्र है फ्रेंड। देखो इसी को घुमा के हमें दिया गया है। ठीक है, तो आप बस ये 3 ही फॉर्मूला याद रखिए। कौन कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इन दोनों को आप कैसे याद रख सकते हैं फ्रेंड? हमेशा ऐसा याद रखें, सेक बराबर होता है 1 प्लस टेन के, और उसी प्रकार कोसेक बराबर होता है 1 प्लस कॉट के फ्रेंड। ठीक है, आपको स्क्वायर बाद में लगा लेना है, वो तो याद आ जाएगा, है ना। आपको बस इतना याद रखना है, सेक बराबर होता है 1 प्लस टेन के, और उसी प्रकार कोसेक बराबर होता है 1 प्लस कॉट के। यहाँ से फिर पक्षांतर करके हम कई सूत्र बना सकते हैं ना। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 हमें दिया है दो तुल्य अनुपातों का संबंध है। दो तुल्य अनुपातों का संबंध है। ऑप्शन ए में हमें दिया है समानुपात, ऑप्शन बी घनानुपात, और ऑप्शन सी वर्गानुपात, और ऑप्शन डी प्रतिलोम अनुपात। तो दो तुल्य अनुपातों के संबंध को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि समानुपात। दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होता है? समानुपात होता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 4 हमें दिया है दे आयकर रुपये 2000 पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है 200, ऑप्शन बी 600, और ऑप्शन सी 20, और ऑप्शन डी 60। तो दे आयकर 2000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से कितना होगा फ्रेंड? तो इसे हम डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा? 2000 रुपये का 3%। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 2000
गुणा 3 बटे में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से जो करता है उसे काट देते हैं, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 कट गया। अब कितना बच गया 20 गुणा 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और शून्य का शून्य, तो कितना आ गया फ्रेंड 20 तिया 60 यानी कि 60 रुपये। तो ऑप्शन में हमें कौन सा दिख रहा है डी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि दे आयकर रुपये 2000 पर शिक्षा उपकर 3% की दर से कितना होगा 60 रुपये होगा फ्रेंड। प्रश्न 5 हमें दिया है बिंदु ऋण 3 ऋण 5 किस चतुर्थांश में होगा। ऑप्शन ए में हमें दिया है चतुर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन बी द्वितीय चतुर्थांश और ऑप्शन सी तृतीय चतुर्थांश और ऑप्शन डी प्रथम चतुर्थांश। तो -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा फ्रेंड। तो चलो इसके लिए हम समतल को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड, ये इस तरीके से। तो क्या होता है, ये जो होता है वो प्लस में होता है और ये भी प्लस में, इसी प्रकार ये x का माइनस में और ये y का माइनस में। तो देखो हमें x ये होता है फ्रेंड, तो x माइनस में दिख रहा है, तो x माइनस किधर होता है, ये इस पक्ष में फ्रेंड, तो ये तो हो गया है इधर आएगा। और दूसरा हमें दिया है बिंदु y का निर्देशांक -5, तो y भी माइनस कहाँ होगा फ्रेंड, तो इस नीचे वाले में, यानी कि हमारा जो बिंदु आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा फ्रेंड, है ना, जिसमें x भी माइनस है और y भी माइनस है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, पहला दूसरा तीसरा, तो यानी कि कौन सा चतुर्थांश में आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में होगा, तो यह तृतीय चतुर्थांश में होगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6 हमें दिया है समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर होगा। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5 और ऑप्शन सी ऋण 6 और ऑप्शन डी 6। तो 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर कितना होगा फ्रेंड। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले को घटा देते हैं या तीसरे में दूसरे को घटा देते हैं, आप किसी में भी घटाओ। तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद को ले लेते हैं। दूसरा पद क्या है 11, ये 11 ऋण क्या करते हैं, पहले पद को घटाते हैं। तो पहला पद है 5, ये 5 फ्रेंड घटा दीजिए, कितना आएगा 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा फ्रेंड। तो 6 हमें ऑप्शन किस में दिख रहा है, जो कि प्लस में आया है, तो प्लस हमें 6 ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर होगा, कितना होगा 6 होगा फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 हमें दिया है 2x धन 5 एवं 3x ऋण 2 का योग है। तो ये बहुपद का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो क्या होगा, बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, यानी कि ये बहुपद का योग कह रहा है। तो बहुपद को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, चर वाले को चर के साथ, अचर वाले को अचर के साथ जोड़ते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो देखो हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए हमें दिया है x धन 3, ऑप्शन बी 5x धन 3 और ऑप्शन सी x ऋण 3 और ऑप्शन डी 5x ऋण 3। तो चलो इसको योग करके देखते हैं। तो 2x ये किसके साथ होगा फ्रेंड, ये चर वाला है तो इसके चर के साथ होगा, जो कि कितना है 3x, तो ये धन का 3x हो जाएगा। फिर संख्या के साथ जुड़ेगा, तो इधर क्या है प्लस का 5, ये प्लस का 5 और इसके साथ जुड़ेगा ऋण का 2, तो ये हो जाएगा ऋण का 2। ठीक है, इसे हल कर लीजिए। तो 2x धन 3x दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x और ये प्लस 5 है और ये माइनस का 2 है, तो घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा प्लस का 3, ये प्लस का 3। तो हमारे पास आया 5x धन 3। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 5x धन 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, 5x धन 3, 2x धन 5 एवं 3x ऋण 2 का योग 5x धन 3 होगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 हमें दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। तो ये देखो फ्रेंड, जस्ट वो 3 सूत्र देखे हैं स्क्वायर वाले यानी कि वर्ग वाले, उसी का क्वेश्चन फिर आ गया है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है, तो इसे तो अब आप डायरेक्टली बता सकते हैं फ्रेंड, क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा फ्रेंड, है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम साइन को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 हमें दिया है यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है आधा, ऑप्शन बी दुगुना और ऑप्शन सी तिगुना और ऑप्शन डी 4 गुना। तो यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए, कितना लिया जाना चाहिए फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 गुना फ्रेंड। अगर 6 माह यानी कि आधा होता है फ्रेंड, तो 6 माह में ब्याज की गणना की जाती है तो वार्षिक में क्या हो जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 हमें दिया है बिंदु
ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में होगा? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है प्रथम चतुर्थांश, ऑप्शन बी द्वितीय चतुर्थांश और ऑप्शन सी तृतीय चतुर्थांश और ऑप्शन डी चतुर्थ चतुर्थांश। तो -3 और 5 किस चतुर्थांश में होगा फ्रेंड? तो देखो ये क्या है, एक्स जो कि कैसा है, ऋणात्मक में दिया गया है, तो ये हो गया ऋणात्मक में फ्रेंड। ये एक्स हो गया ऋणात्मक, इधर कहीं होगा ये बिंदु, ठीक है ना, यही ऋणात्मक होता है, इधर प्लस होता है। और वाई दिया गया है प्लस में, पॉजिटिव, तो वाई नीचे में होता है प्लस में कि ऊपर में? तो जाहिर सी बात है ऊपर में होता है प्लस में। तो यानी कि ये बिंदु कहाँ पे होगा? इस चतुर्थांश में होगा फ्रेंड, है ना, जिसमें एक्स क्या है ऋणात्मक और वाई का है धनात्मक। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? पहला दूसरा, यानी कि बिंदु ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में होगा? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा फ्रेंड। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिंदु ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में होगा? तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। प्रश्न 11 दिया है, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसी प्रकार प्रश्न 12वां देखते हैं। प्रश्न 12 हमें दिया है, कड़ी 2 धन 1 और कड़ी 2 ऋण 1 का समांतर माध्य है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 2, ऑप्शन बी 2 कड़ी 2 और ऑप्शन सी ऋण कड़ी 2 और ऑप्शन डी कड़ी 2। तो कड़ी 2 धन 1 और कड़ी 2 ऋण 1 का समांतर माध्य क्या होगा फ्रेंड? तो आइए इसे बना के देख लेते हैं। तो ये है कड़ी 2 धन 1, तो क्या होता है समांतर माध्य? इन दोनों संख्याओं का योग का आधा। तो ये हो गया पहला संख्या। दूसरा संख्या में दिया गया है कड़ी 2 ऋण 1 और पूरे के बटे में हो जाता है 2। तो इसे हल कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 1 धन 1 कैंसल हो जाएगा, और ये कड़ी 2 और ये कड़ी 2 क्या हो जाएगा? 2 कड़ी 2 और बटे में क्या है? 2। तो ये बाहर में 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसल। कितना बचा हमारे पास? सिर्फ कड़ी 2। तो ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये हमें ऑप्शन डी में दिया है फ्रेंड, यानी कि कड़ी 2 धन 1 और कड़ी 2 ऋण 1 का समांतर माध्य क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि कड़ी 2 होगा फ्रेंड, ठीक है। तो किसी भी दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? उन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 का मान है। तो इसे भी आप बता सकते हैं फ्रेंड, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए में हमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कोसेक स्क्वायर थीटा और ऑप्शन सी टेन स्क्वायर थीटा और ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है 1 + tan के फ्रेंड। तो उस एक को इधर पक्षांतर करके ले आया है, तो क्या बचा है उधर? tan। तो tan कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 का मान क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत फास्ट बना सकते हैं ना इसके थ्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14 हमें दिया है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो कितना लेगा फ्रेंड? यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को कितना लिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए में हमें दिया है आधा, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी तिगुना और ऑप्शन डी दुगुना। तो कितना लिया जाना चाहिए फ्रेंड? चूंकि तिमाही 3 माह में क्या किया जा रहा है फ्रेंड? 3 माह में ब्याज लिया जा रहा है। तो एक साल में कितने माह होते हैं? 12। तो इससे हम क्या करेंगे? 3 माह में देना पड़ रहा है। 3 माह में दोगे तो कितनी बार दोगे एक साल में? तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यानी कि फ्रेंड आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी को कह रहा है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो कितना लिया जाना चाहिए? तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 फ्रेंड, यानी कि 1/4, ठीक है। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को कितना लिया जाना चाहिए? 1/4, यानी कि 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/4 फ्रेंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15 हमें दिया है, tan 90 अंश - 60 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए में हमें दिया गया कड़ी 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 1/3। तो tan 90 अंश - 60 अंश का मान कितना होगा? तो इसे हम डायरेक्टली हल कर लेते हैं फ्रेंड। क्या होगा? 90 में से 60 अंश घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? tan 30 अंश, इतना ही बचेगा। 90 में से 60 घटा देंगे तो tan 30 अंश। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? अगर tan का आपको मालूम नहीं है तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है साइन और बटे कॉस। तो ये कोण की जगह कितना है? 30 अंश। तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश और ये हो जाएगा कॉस 30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान क्या होता है फ्रेंड? तो उसी को रख दीजिए। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 30 अंश का मान होता है
कड़ी 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसे हल करेंगे तो देखो 1/2 तो 1/2 रहेगा, ये कड़ी 3/2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये उलट जाएगा। तो ये कड़ी 3/2 है, ये इधर आके 2/3 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से 2 कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा है, ये 1 बचा है ऊपर में और नीचे में क्या है कड़ी 3। तो ये कड़ी 3, देखिए फ्रेंड कौन से ऑप्शन में हमें 1/3 दिया है, तो ये ऑप्शन डी में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 90 अंश माइनस 60 अंश का मान कितना होगा, 1/3 होगा फ्रेंड। ठीक है, आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 16 में दिया है बहुपद px बराबर x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 के शून्यकों का योगफल होगा, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया ए ऋण 5, ऑप्शन बी ऋण 6/5 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो क्या होगा फ्रेंड, बहुपद x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो यहाँ से हम ए बी का मान लिख लेंगे। तो क्या है देखो यहाँ पे b का मान यही है जो कि कितना दिया है -5, तो ये हो जाएगा -5 और ऑलरेडी माइनस में होता है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ऑलरेडी बाहर में माइनस। और a की जगह क्या है, a की जगह कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/1। तो 1 को तो नहीं लिखते, यानी कि हमें कितना मिला 5। तो देखिए हमें ऑप्शन में किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी 5। तो यही होगा फ्रेंड, यानी कि बहुपद px x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 के शून्यकों का योगफल कितना होगा, 5 होगा फ्रेंड। ठीक है, आइए इसी प्रकार प्रश्न 17वां देखते हैं। प्रश्न 17वां में दिया है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन ए में हमें दिया है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है फ्रेंड। तो चलो हम बना लेते हैं एक वृत्त, यहाँ पर ये हमने एक वृत्त बना लिया फ्रेंड। अब इसके हम एक बिंदु इसे ले रहे हैं फ्रेंड, इस एक बिंदु को ले रहे हैं। अब इसी पर हमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो ये हमने चलो ये इस तरीके से इस पर खींच लिया स्पर्श रेखा। तो इसमें और इसी बिंदु पर और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आप खींच के देख सकते हैं फ्रेंड, आप नहीं खींच सकते। यानी कि क्या हो जाएगा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, ये वृत्त हो गया, इस पर स्थित ये एक बिंदु हो गया, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो सिर्फ हम एक ही खींच सकते हैं फ्रेंड, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि 1। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 1 फ्रेंड। ठीक है, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और नहीं। ठीक है, आइए इसी प्रकार प्रश्न 18वां देखते हैं। प्रश्न 18वां हमें दिया है निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। ये फ्रेंड आपको इनमें से बताना है कि कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है x धन 1/x बराबर 2, ऑप्शन बी दिया है x स्क्वायर धन 7x कड़ी x धन 9 बराबर 0 और ऑप्शन सी दिया है x स्क्वायर ऋण 9 बराबर 4 और ऑप्शन डी दिया गया है x स्क्वायर धन x बराबर कड़ी 3/2। तो इनमें से कौन वर्ग समीकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चूंकि इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें भी हमें एक सही जो कि क्या है चर है, इसमें भी कड़ी आ गया है, यानी कि इसका घात क्या है, अपूर्ण है फ्रेंड, अपूर्ण संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ग समीकरण नहीं होगा। ये सभी के सभी वर्ग समीकरण होंगे फ्रेंड। इसे भी हल करके देखेंगे तो ये x इसके साथ गुणा होगा तो x का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा वर्ग समीकरण। इसमें कड़ी x आ गए है, यानी कड़ी का मतलब क्या होता है, इसके घात 1/2 है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये वर्ग समीकरण नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 19 हमें दिया है एक व्यक्ति की कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है, उसको देय आयकर के साथ अधिभार देना पड़ता है, तो कितना देना पड़ेगा उसे। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10% और ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 30%। तो कितना देना पड़ेगा फ्रेंड, एक व्यक्ति की कर योग्य वार्षिक आय, उसका वार्षिक आय है जो वो 10 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे कितना अधिभार देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी 30%। जैसे ही अगर उस व्यक्ति के पास 10 लाख से ऊपर हुआ, उसका मतलब उसको 30% देना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, आइए इसी प्रकार प्रश्न 20वां देखते हैं। प्रश्न 20 हमें दिया है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो फ्रेंड हमें इसके मूलों का गुणनफल बताना है, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया है ऋण 3/2, ऑप्शन बी ऋण 1/2, ऑप्शन सी दिया है 3/2 और ऑप्शन डी दिया गया है ऋण 3/4। तो क्या होता है वर्ग समीकरण के मूलों का गुणनफल, तो वो होता है फ्रेंड c/a, यही होता है। तो चलो मान रख देते हैं, यहाँ पे 3 है फ्रेंड, इस 3 को लिखना भूल गए थे। ये क्या है हमारा वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 4x धन 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा।
तो ये क्या होता है फ्रेंड, किसी भी द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण के मूलों का गुणनफल c बटे a। तो इसी में हम मान रख देते हैं। तो c हमें दिख रहा है, यही होगा a b c, जो कि दिया है c बराबर 3, ये 3, और a का मान क्या है, a यही है, तो ये हो जाएगा a का मान है 2, तो ये 2 फ्रेंड। यानी कि हमें क्या मिला, मूलों का गुणनफल 3/2, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि वर्ग समीकरण 2x² ऋण 4x धन 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना होगा, 3/2 होगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 21 हमें दिया है tan 90 अंश माइनस 45 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 1/3, बी 1, और ऑप्शन सी दिया गया है 3 और ऑप्शन डी दिया गया है 0। तो क्या होगा फ्रेंड, tan 90 अंश माइनस 45 का मान। तो चलो इसे भी उसी तरीके से बना के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 90 में से 45 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 अंश। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, साइन में चेंज कर लेते हैं। tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। साइन चूंकि कोण का मान क्या है 45 अंश, तो साइन 45 अंश बटे का कॉस का 45 अंश। अब साइन 45 अंश का मान क्या होता है फ्रेंड, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, और कॉस का भी होता है, साइन और कॉस दोनों 45 अंश का मान दोनों सेम होता है फ्रेंड। इसका भी होता है 1/2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा इधर हो जाएगा 2/1, है ना। इस 1/2 को पक्ष ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। 1/2 था, वो क्या हो जाएगा 2/1, और ये एक सभी कट जाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 1 फ्रेंड। तो ये tan 90 अंश माइनस 45 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 22 हमें दिया है बहुपद px बराबर x² ऋण 3x ऋण 4 का शून्यक होगा। ऑप्शन ए में हमें दिया 1, ऑप्शन बी ऋण 2, और ऑप्शन सी 2, और ऑप्शन डी दिया गया है ऋण 1। तो हमें इस बहुपद का शून्यक बताना है फ्रेंड्स। क्या होगा, 1 या ऋण 2 या 2 या 1। तो क्या होता है शून्यक, ऐसा एक सा का मान जिसको हम इसमें रखें तो ये पूरा शून्य हो जाना चाहिए फ्रेंड। तो क्या रखें, 1 रख के देखें, इसे चेक करके देख सकते हो। 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 एकम 3, और ये 4 3 7 नहीं आएगा फ्रेंड्स शून्य, तो हम 1 नहीं लेंगे, यानी कि इस बहुपद का 1 शून्यक नहीं होगा। ऋण 2 को देखते हैं, तो ऋण 2 को रखेंगे यहाँ पर, तो ऋण 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये ऋण 2 तिया 6 हो जाएगा, जो कि प्लस में, और ये क्या हो जाएगा माइनस के, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। इसी प्रकार हम 2 को रख के देखेंगे तो इसमें भी ये शून्य नहीं होगा। फिर -1 को रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 गुणा -1 क्या होगा, 1 मिलेगा प्लस का, ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, गुणा में धन हो जाता है तो 1 का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 का ऋण 3 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, धन का 3 मिलेगा, ऋण कैंसल हो जाएंगे, और 3 एकम 3, और इधर क्या है ऋण का 4, तो ये ऋण का 4, तो 3 और ये 1 मिल करके 4 हो जाएंगे, और ये भी क्या है इधर ऑलरेडी 4 है, दोनों मिल करके शून्य हो जाएगा फ्रेंड। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, ऑप्शन डी ऋण 1 होगा फ्रेंड। यानी कि बहुपद x² ऋण 3x ऋण 4 का शून्य होगा ऋण 1। इस ऋण 1 को हम इसमें रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू शून्य हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका प्रश्न दिया है सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए में हमें दिया है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट 1 + दर बटे 100 पूरे का पावर समय, और ऑप्शन बी दिया गया है मूलधन बराबर मिश्र धन 1 + दर बटे 100 पूरे का घात समय, और ऑप्शन सी दिया है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 + समय बटे 100 और दर, और इसी प्रकार ऑप्शन डी दिया है मूलधन बराबर मिश्र धन 1 + समय बटे 100 और दर। तो सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड। क्या होता है सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 धन दर बटे 100 पूरे का घात समय फ्रेंड। ठीक है, तो यही ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 24 हमें दिया है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ऑप्शन ए में हमें दिया 1 और केवल 1, ऑप्शन बी 2 और केवल 2, और ऑप्शन सी 3 और केवल 3, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं फ्रेंड, तो आइए इसे भी देख लेते हैं कितनी खींच सकते हैं। तो ये होगा कोई वृत्त और ये होगा कोई इसका बाह्य बिंदु। तो चलो इसी से हम इसमें स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दिए और एक और इस तरीके से खींच लेते हैं।
और खींच सकते हैं क्या इसी तरीके से स्पर्श रेखा? तो नहीं फ्रेंड, और हम नहीं खींच सकते। आप चाहे तो देख भी सकते हो खींच के, आप 2 से ज़्यादा नहीं खींच सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 और केवल 2। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 25 हमें दिया है, यदि पी एक्स बराबर 2x ऋण ए का भाजक x धन ए हो तो शेषफल होगा। तो 2x ऋण ए का भाजक है x प्लस ए, तो हमें इसका शेषफल बताना है फ्रेंड। क्या होगा शेषफल? ऑप्शन ए में हमें दिया है ऑप्शन ए 3a माइनस 3a, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 2a। तो क्या होगा फ्रेंड इसका शेषफल? तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो शेषफल पर हमें क्या होता है? शेषफल हमें बताता है कि यदि x प्लस ए इसका भाजक है तो x बराबर ए भी इसको संतुष्ट करेगा फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं इसमें x बराबर ए रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2a ऋण ए हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से 2a है ऋण ए, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ ए फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमें यही मिला हमें। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें? तो ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि यदि पी एक्स बराबर 2x ऋण ए का भाजक x प्लस ए हो तो शेषफल होगा ए फ्रेंड। ठीक है, ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 26 हमें दिया है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, कैसी होती है? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है बराबर, ऑप्शन बी समानांतर, ऑप्शन सी समानुपातिक और ऑप्शन डी लंबवत। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समानुपातिक। क्या होती है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं? हमेशा समानुपातिक होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 27 हमें दिया है, घनाभ में शीर्ष की संख्या होती है। तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं फ्रेंड? तो ऑप्शन ए में हमें दिया 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 16। तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, कितने शीर्ष होते हैं? 8। आप इस तरीके से बना के भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से फ्रेंड। तो इसके शीर्ष कौन होंगे? ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 इधर दिखेगा और 4 आपको इधर देखने को मिलेगा। 1 2 3 और ये 4 फ्रेंड। तो इधर 4 और इधर 4, कितने शीर्ष हो गए? 8 शीर्ष। तो घनाभ में शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 8 फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 28 हमें दिया है, सेक 45 अंश गुणक कॉस 45 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए में हमें दिया कड़ी 2, ऑप्शन बी 1/2 और ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0। तो क्या होगा फ्रेंड? सेक 45 अंश गुणक कॉस 45 अंश का मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी 1 फ्रेंड। सेक 45 अंश गुणा कॉस 45 अंश का मान कितना होगा? 1। कैसे होगा आइए जानते हैं। चूंकि सेक और कॉस एक दूसरे को उल्टा होता है फ्रेंड, हम सेक को लिख सकते हैं 1/cos। सेक 1/cos, कोण कितना दिया है? 45 अंश। ये हो जाएगा 45 अंश। गुणा में है क्या? कॉस, तो ये कॉस 45 अंश। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉस कैंसल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 1। या फिर हम इस कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1/sec लिख सकते हैं फ्रेंड। तब भी क्या हो जाएगा? 1/sec और इधर ऑलरेडी है सेक, सेक से कैंसिल, बचेगा कितना? 1 फ्रेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। आइए प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 हमें दिया है, 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य होगा। तो क्या होगा फ्रेंड? 4 और -2 का समांतर माध्य। ऑप्शन ए में हमें दिया है 1, ऑप्शन बी ऋण 1 और ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 2। तो कितना होगा? 4 और -2 का समांतर माध्य। तो क्या होता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए? क्या करें? इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 धन 2, तो चूंकि हमें क्या दिया गया है? ऋण में 2 दिया गया है, तो ये 4 ऋण 2 हो जाएगा और बटे में होगा 2। तो यहाँ से हल कर लेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और बटे में भी है 2, 2 कैंसल, बचेगा हमारे पास 1। तो 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य कितना होगा? 1 फ्रेंड, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया है। तो ये ए हमारा सही हो जाएगा। 4 और ऋण 2 का समांतर माध्य कितना होगा? 1 फ्रेंड। ठीक है, आइए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न 30 हमें दिया है, घनाभ में कोरों की संख्या होती है। ये देखो फ्रेंड, घनाभ उसी को देखेंगे। घनाभ में कोरों की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए में दी है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 12। तो घनाभ में कितने कोर होते हैं? तो इन सभी लकीरों को कोर कहते हैं फ्रेंड। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 हो गया और ये एक 12 फ्रेंड। यानी कि घनाभ में आपको इन लकीरों की संख्या, इसी को कोर कहते हैं, कितने होते हैं? 12 फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। घनाभ में कोरों की संख्या होती है 12। सो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।